गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड में जो रेक्टिफायर हम लोगों ने कल देखा था उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं और समझेंगे। आज आप इस वीडियो में ये समझ पाएंगे, आज आप इस लेक्चर में ये समझ पाएंगे कि जो रेक्टिफायर है वो बेसिकली यूज़ कैसे करता है, यूज़ कैसे आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बात की थी वो ये था कि रेक्टिफायर ये टू टाइप्स का होता है। ठीक है, कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी रेक्टिफायर टू टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स, जिसमें से फर्स्ट था हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अर्ध तरंग दिष्ट करण। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है रेक्टिफायर। आपको कल हमने बात बताया था कि जो रेक्टिफायर है वो वर्क क्या करता है। तो स्टूडेंट्स रेक्टिफायर का जो काम होता है वो डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, जो रेक्टिफायर का काम होता है, मैंने रिवर्स उल्टा बोल दिया, ये एसी वोल्टेज को डीसी में हमें कन्वर्ट करके देता है। राइट, तो स्टूडेंट्स ये वर्क करता कैसे है आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर और ये जो लेक्चर है आई थिंक 2 या 3 डेज चलेगा। देखते हैं आगे कंसेप्ट कितने टाइम के लिए खींचते हैं इसके। ठीक है, तो अभी पहले हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस ही रखता है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आज हम इसकी बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। देखिए, तो हमारा आज टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्ट करण। अर्ध तरंग दिष्ट करण। ठीक है, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रेक्टिफायर तो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और हाफ वेव है मतलब कि ये पूरी ही वेव्स को नहीं कंप्लीट काम करेगा, ये हाफ पे काम करेगा। ये जो ऊपर की वेव्स होंगी या फिर नीचे की नेगेटिव साइन वाली होगी उसको कुछ कन्वर्ट करके दिखाएगा। राइट, सो स्टूडेंट देखिए आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले अगर मैं इसमें लिखूं, हमें हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ने के लिए जो एलिमेंट यूज में आते हैं, एलिमेंट जो यूज में आते हैं वो 2 एलिमेंट्स यूज में आएंगे। एक तो डायोड आएगा और ट्रांसफार्मर आएगा। राइट, एक तो डायोड आएगा और एक ट्रांसफार्मर आएगा। ठीक है, ये एलिमेंट अर्ध तरंग दिष्ट करण में काम आएंगे, या बिल्कुल डायोड ट्रांसफार्मर आएंगे ही, मेन एलिमेंट है। बाकी की वोल्टेज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट हमारे वर्क आने वाले हैं, बट हमने मेन की बात की जो कौन से हैं सिर्फ अभी डायोड और ट्रांसफार्मर। राइट, सो स्टूडेंट्स अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें कि ये कैसे बना हुआ होता है, ठीक है, अरेंजमेंट, तो देखिए डायोड को तो हिंदी में भी डायोड ही बोलते हैं बच्चों, और ट्रांसफार्मर को हिंदी में भी ट्रांसफार्मर ही बोला जाता है। ठीक है, देखिए हमने इसका अरेंजमेंट अगर देखा तो ये कुछ कुंडली बनाई, इसमें हमने क्या बनाया? एक कुंडली बनाई। इसमें जो ये कुंडली है इनको क्या बोलते हैं? कॉइल्स। क्या बोलेंगे? कॉइल, कुंडली। ठीक, एक कुंडली कुछ इस तरीके से बनाई है ये। राइट, और ये इसके बीच में आपने देखा होगा कि ये बना हुआ होता है कुछ इस तरीके से।
जब भी ये डायग्राम हमें दिखता है हम समझ जाते हैं कि ये क्या है हमारे पास में, ये ट्रांसफार्मर है। मैंने कहा हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें क्या क्या वर्क एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ में लेना है। तो स्टूडेंट वो एक तो ट्रांसफार्मर है, दूसरा बात करें तो डायोड है। तो ये लगाया हमने यहाँ पे इसके साइड में एक डायोड, राइट। अब इस डायोड के दूसरे सिरे पे एक लोड रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। किसको जोड़ा? एक RL लोड रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस या इसे हम कहेंगे लोड प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध, ठीक है। ये हमारा जो बना है ये क्या है? अरेंजमेंट बना है हाफ वेव रेक्टिफायर का। बच्चों ये जो एक लाइन बनाई है हम लोगों ने, ये जो कुंडली बनाई है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसे? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राथमिक कॉइल, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और ये है जो प्राथमिक कुंडली से, प्राइमरी कॉइल से एक वोल्टेज डिफरेंस दे दिया जो किसका है? V इनपुट का। मतलब कि यहां पर हमने वोल्टेज लगाई हुई है V इनपुट। इसके करस्पॉन्डेंस जो हम लोगों को वोल्टेज मिलेगी बच्चों वो क्या है? V आउटपुट। हम ऐसे लिख देते हैं इसको, राइट, V आउटपुट। लोड रेजिस्टेंस का तो मतलब भी यही होता है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिस आउटपुट के करस्पॉन्ड हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट, सॉरी, जिस आउटपुट के करस्पॉन्डेंस हम रेजिस्टेंस लगाते हैं उसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? लोड रेजिस्टेंस। ये जो बनाया है वो एक डायोड है। डायोड में ये तो P टाइप होता है बच्चों, ये क्या होता है? N टाइप होता है, ठीक। ये यहाँ पे जो बना है सर्किट, इसे हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट है उसका ये। हाफ वेव रेक्टिफायर की अभी कार्य प्रणाली, उसकी वर्किंग नहीं देखी हम लोगों ने। बच्चों ट्रांसफर क्या काम करता है यहाँ, उसकी बात बाद में करते हैं। पहले हम ये बात करते हैं किसकी? डायोड की। किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम? पहले डायोड की। आपने डायोड में, कल मैंने आपको बताया था कि डायोड की जो वर्किंग होती है वो 2 टाइप से होती है। एक तो होती है अग्र बायस, ठीक है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, राइट। और नेक्स्ट जो होती है सेकंड बच्चों, उसे बोला जाता है पश्च बायस। क्या बोलते हैं? पश्च बायस या फिर रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ठीक है। अग्र बायस क्या होता है? ये जो P है, P के करस्पॉन्डेंस अगर हम लोगों को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा हो, मैंने क्या कहा था? अगर P से बैटरी का पॉजिटिव जुड़ा हो और N साइड से बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हो, तो जो करंट फ्लो होती है उसे कहेंगे हम फॉरवर्ड करंट या अग्र बायस करंट, ठीक। मैं यहाँ की बात करूँ पश्च बायस की, रिवर्स की, मतलब कि डायोड के P से बैटरी का नेगेटिव साइड जुड़ा हुआ है, डायोड के N से बैटरी का पॉजिटिव साइड जुड़ा हुआ है। तो इस वाली कहानी को बोलते हैं हम लोग पश्च बायस। और इस टाइम जो करंट मिलती है उसे बोलते हैं पश्च बायसिंग करंट। लेकिन बोलते हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स रिवर्स बायसिंग में मैंने कल आपको क्या कहा था कि ये वर्किंग ही नहीं करता, नो वर्किंग, राइट।
अगर किसी भी सर्किट में रिवर्स बायसिंग हो रही है तो हम कहेंगे वहाँ कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है। वर्किंग के लिए सिर्फ कौन बना हुआ है बच्चों? अग्र बायस। तो यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। हमने पढ़ा डायोड के बारे में और ये वैल्यू बात, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर एक बार टॉपिक डालिए और इस चीज़ को पेज के एक थोड़े छोटे से हिस्से को काट लीजिए इस साइड का और यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आप लोगों को ये याद रहे, क्योंकि ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होगा यहाँ पे। तो एक बार इसको लिख लीजिए, हम इसको फिर इरेज करते हैं, रब करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आगे चले हम अपना, देखिए इसे इरेज करते हैं इसे। अब ये सिर्फ वो कहानी थी जो ट्रांसफार्मर में काम आने वाली है, इसलिए हमने इसको रेज कर दिया, ठीक है। देखिए अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। एलिमेंट का भी अब हमारे कोई काम नहीं है, ये हमारे समझाने के लिए था, ठीक है, ताकि हमें कंसंट्रेशन पूरा मेन टॉपिक पे जाए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक डायोड यूज लिया और एक ट्रांजिस्टर यूज लिया, ठीक है। अगर ट्रांजिस्टर के लिए यहाँ पर एक वोल्टेज दे दी, जिसे क्या बोला हमने, VI, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। बच्चों ये VI जैसे ही चलेगा, ठीक है, VI जैसे इसको मतलब कि दी वोल्टेज, आपको मालूम है जब भी किसी सर्किट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होता है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होती है। तो मैंने कहा इसके बीच में क्या है, वोल्टेज, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगी, राइट। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ा हुआ है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या करता है, जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, ठीक है। मतलब कि इस कॉइल के चारों तरफ क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो आपने पढ़ा होगा कि फैराडे का लॉ क्या कहता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट, EMF, ठीक है। देखो आप एक बार उस टॉपिक को देखो, मैं बता देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। हम लोग पढ़ते थे पहले EMI, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो जिस भी बच्चे को ये याद है बहुत ही अच्छी बात है ये तो, और नहीं है वो समझ लीजिए। या फिर इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले अगर मैं किसी एक सर्किट को करंट देती हूँ, वोल्टेज दिया, ठीक है। अगर किसी एक सर्किट पे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है बच्चों, ये करंट क्या करेगा, ये करंट जब इस सर्किट पे करंट फ्लो होगी तो ये करंट अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। आपको मालूम होगा ये तो इसने अपने चारों तरफ क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र बनाया, यहां लिख देते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बनाया इसने, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बन जाता है इसके चारों तरफ, ठीक है, और हम यहाँ से इसके करंट की वो वैल्यू को चेंज करते रहे, टाइम के साथ चेंज करते रहे, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, मैग्नेटिक वैल्यू में चेंज आता है। मैंने वापस बताया आपको, अगर मैं इस कॉइल में करंट को चेंज करूंगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स बोलते हैं। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, कैसी करंट है बच्चों, चेंजिंग करंट। चेंजिंग का मतलब क्या है, करंट की वैल्यू को बदल रहे हैं, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जो कैसी मिलेगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक। जब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो इससे क्या मिलता है स्टूडेंट्स, एक फ्लक्स मिलता है। देखो फ्लक्स होता था हमारे पास में फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, ये होता था, ठीक। तो फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, मैं लिख देती हूँ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, हिंदी में भी इसको फ्लक्स ही बोलते हैं, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन होगा जब चुंबकीय क्षेत्र के मान को परिवर्तित करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब फ्लक्स में चेंज होता है तो इसे क्या बोल सकते हैं, डी फाई बाई डी टी, कि टाइम के साथ फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू आती थी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी के इक्वल आती थी, ये किसने बताया था, ये था फैराडे का लॉ था, फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ था। तो जब चेंज इन फ्लक्स, जब फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो क्या बन गया, ईएमएफ बन गया, ठीक है। हमने क्या कहा बच्चों, क्या बना, ईएमएफ बना, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, देखो सबसे पहले ऊपर से देखो, करंट चेंज की, करंट चेंज करते ही यहाँ पर क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को क्या बोलते हैं बच्चों, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, इसके चारों तरफ ईएमएफ बन गया। ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ होता है बैटरी की तरह वर्क करेगा अब, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लाएगा। और आपको मालूम है जब भी किसी भी चीज़ के अंदर ईएमएफ आए, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस आए, तो हम कहते हैं वहाँ बच्चों करंट तो अपने आप ही आ जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, अब इस सर्किट में भी कौन दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है। देख लो फिजिक्स कितनी अच्छी है, फिजिक्स ने करंट तो इसको दी थी और करंट आ किस में रही है, अब इन सर्किट में आ रही है। तो ये जो बात थी ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ से करंट इस पे कैसे आती है, ये पूरी कहानी इसी की होती है, ठीक है। अब देखिए जब इसमें करंट दौड़ रहा है तो रीज़न क्या है उसका, क्योंकि उसके चारों तरफ कौन आ गया, ईएमएफ, मतलब कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ गया है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है स्टूडेंट्स, वीएस। क्यों वीएस क्यों बोला, ये तो वीआई था, या इसको बोल सकते हैं हम वीपी, प्राइमरी, या इसको क्या बोल सकती हूँ, वीपी, प्राइमरी के लिए यूज़ करते हैं। ये ऑब्लिक नहीं लगा रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इनपुट भी बोल सकते हैं और प्राइमरी वोल्टेज, इसको बोला हमने सेकेंडरी मतलब ये द्वितीयक कुंडली है, ये वाली द्वितीयक कुंडली, इसके अक्रॉस जो आएगी वोल्टेज उसे क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंडरी वोल्टेज। तो यहाँ तक की ये कहानी समझ आई होगी आपको कि ये काम क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, जब हमने किसी एक प्राथमिक कुंडली पे करंट को फ्लो कराया था, ठीक है, तो करंट क्यों फ्लो हो रहा था, क्योंकि इसके पास क्या था, इनपुट वोल्टेज। जो करंट हमने इस पे फ्लो कराया तो वो करंट अपने चारों तरफ क्या बना लेता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं, तो उससे क्या आता है, फ्लक्स आता है, फ्लक्स, ठीक है। और फ्लक्स क्या होता है, करंट को फ्लो कराने के बाद फ्लक्स आता है, फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, करंट को फ्लो कराने के बाद करंट को फ्लो कराने के बाद क्या होता है, फ्लक्स आता है, फ्लक्स।
और जब फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है, तो देखो ठीक, तो ईएमएफ आया। ईएमएफ मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहाँ करंट तो अपने आप ही आ जाएगी। तो हमने कहा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, Vs, सेकेंडरी वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाली बात हम लोगों की कंप्लीट हो गई, ये इसका मेन कंसेप्ट था। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करो बच्चों, ये ना वैसे तो थ्योरेटिकल कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि जब बीएससी कर रहे हैं तो ये सोचा जाता है कि आप 12th बहुत अच्छे से क्लियर कर आए हैं। ठीक है, तो ये सब कहानी 12th की है। एक बार आप इसको रफली अभी जो बना रहे हैं ना, अपन रफली जिसमें लिख रहे हैं वहाँ साइड में लिख लो। बात फेयर है ये वाली, ठीक है, लेकिन लिखना इसको रफली है, तो इसे लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स को मिटाल देते हैं हम लोग। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये नहीं लिखा जिस बच्चे ने वो वीडियो को पॉज करे और इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए अब क्या आता है इसमें। स्टूडेंट जो V इनपुट होता है, हम अब बात करते हैं कि रेक्टिफायर वर्क करता कैसे है। ठीक है, तो बच्चों जो हम यहाँ पर V इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, V इनपुट जो दे रहे हैं, राइट, वो कैसा होता है, वो एक साइन का फंक्शन होता है। कैसा होता है, एक साइन का फंक्शन होता है। मैंने कहा V इनपुट बराबर दे दिया हमने VP, मतलब कि प्राइमरी वोल्टेज के, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये दे दिया क्या हम लोगों ने, V इनपुट, इस वाली प्राथमिक कुंडली को या फिर प्राइमरी कॉल को क्या दिया हम लोगों ने स्टूडेंट्स, V इनपुट, VP साइन ओमेगा टी, ये दिया। अब देखिए क्या हुआ, वोल्टेज जब इसको दिया, वही सारी कहानी, यहाँ पे वोल्टेज आ गया। यहाँ पे जो वोल्टेज आया बच्चों वो क्या था, Vs, मतलब कि सेकेंडरी वोल्टेज। वो किसके इक्वल आएगा, ये यहाँ से यहीं पे यही तो ट्रांसफर हुआ, ठीक है, लेकिन ये इक्वल होगा कि इसके अंदर ये जो फेरों की संख्या है वो कितनी है। मैंने कहा सपोज कर लो n है ये फेरों की संख्या, कुंडली की संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, इसी वाले का n VP साइन ओमेगा टी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कैसे बताएंगे मैम, आप भी कैसी बातें कर रही हैं आप बच्चों। NVP को हम एक वैल्यू बोल देते हैं ताकि ये इजी रहे। तो Vs इज इक्वल्स टू हमने लिखा Vm साइन ओमेगा टी, ये क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू, और बच्चों ये क्या है, प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज की
वैल्यू। यहाँ NVP को VM क्यों लिखा? क्योंकि जो यहाँ वैल्यू आती थी उससे हम क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड बोलते थे या फिर आयाम बोलते थे। आराम नहीं है भाई, आराम नहीं है। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आराम नहीं है, आयाम है। ये भी आयाम हो गया। किसका? प्राथमिक के लिए आयाम। ये किसका है? सेकेंडरी के लिए आयाम। आगे चले हम इसके बाद में, देखिए इसके बाद क्या होता है जब इनपुट और ये मिल गए हम लोगों को VS। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है जो हमने इनपुट दिया है वो किसका फंक्शन है स्टूडेंट्स? एक साइन का फंक्शन है। मतलब कि हम यहाँ से जो वैल्यू भेज रहे हैं इनपुट की वो कैसी होगी? वो एक साइन के फंक्शन की होगी। ये वाली बात आपके समझ आ गई होगी, राइट? अब देखिए मैं इसको साइड में बना देते हैं हम लोग। इसको मैं यहाँ लिख देते हैं कि VI इज इक्वल्स टू VP साइन ओमेगा T और VS इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा T। ठीक है, देखिए अब यहाँ एक फंक्शन लेके चलते हैं। यहाँ से क्या पता चला कि हमने इनपुट किस में दिया है? एक साइन के फंक्शन में दिया है, राइट? अब देखिए आप इसको जैसे ही इनपुट देते हैं, कैसा देते हैं? एक साइन का फंक्शन अगर आप इसको देना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो यहाँ से तो क्या गया? VP साइन ओमेगा T जो यहाँ से गया। यहाँ क्या बन गया वो आकर? VS बराबर VM साइन ओमेगा T। अब ये जो वोल्टेज है वो कहाँ जाएगी? डायोड में जाएगी। मैंने कहा यहाँ भेजा VI VP साइन ओमेगा T, यहाँ क्या बन गया? VM साइन ओमेगा T, ये बन गया। ठीक बच्चों, जो ये वाली वैल्यू है वो कहाँ जाएगी? इस डायोड के पास में जाएगी। गई? अब देखो क्या होगा। आपको मालूम है कि डायोड का फंक्शन, अगर डायोड में, ठीक है, प्लस भेजा जाए T के पास में तो ये कैसा करेगा? वर्क करेगा। और अगर इसके पास में निगेटिव भेजा जाए तो ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर? अब देखिए VS इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा T। हम एक कर्व बनाते हैं। ये किसका कर्व है? ये टाइम T के रेस्पेक्ट में है और यहाँ क्या है बच्चों? V इनपुट। V इनपुट नहीं, VS। अब तो ये वाला जाएगा ना इसके पास, डायोड के पास में, इसलिए बच्चों ये VS कैसा दिया? भेजा हम लोगों ने एक साइन का फंक्शन भेजा। तो ये क्या बना? देखिए हम इसको ये एक पार्ट्स में काट लेते हैं, ऐसे इसको एक पार्ट्स में ले लिए, राइट? इसको बोला ये 0 टाइम पर है, ये T टाइम पर, ये T/2 पे और ये T पर। इस तरीके से हाफ हाफ इंक्रीज कर देना। मैंने सबसे पहले देखा कि ये साइन वेव तो सबको पता है ना, ये साइन वेव्स ऐसे बनती है, ठीक है? जब हमने 0 से T/2 को भेजा, हमने जब 0 से T/2 को भेजा यहाँ पे, ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ क्या हुआ? N को हटा देते हैं यहाँ से। माना कि ये A पॉइंट है, ये क्या है? B पॉइंट है, ठीक। अभी A पे ये कैसी है वैल्यू? पॉजिटिव होकर फिर नेगेटिव हो रही है। तो हमने यहाँ सबसे पहले जिसको भेजा वो था यहाँ पे तो है पॉजिटिव, B कैसा है? नेगेटिव, ठीक। अब देखिए जब पॉजिटिव साइन डायोड के पास में जाएगा, पॉजिटिव डायोड के पास जाएगा, तो आपको मालूम है ना, पॉजिटिव डायोड के पास जाएगा मतलब P के पास जाएगा, तो ये डायोड क्या करेगा? वर्क करना स्टार्ट कर देगा। पॉजिटिव किसके पास गया? डायोड के पास। इसकी वर्किंग हो गई स्टार्ट और ये हो गया भाई चालू। RL से करंट गई, अपनी वर्किंग स्टार्ट की इसने। मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे जब V ये भेजा तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई है? मिल गई वापस, ऐसे, ठीक। अब देखिए आगे, अब क्या हुआ? 0 से T/2 तो हमने भेजा तो हमें एज इट इज प्राप्त हो गई है,
लेकिन जब हमने t/2 से t को भेजा, t/2 से t को भेजा, मतलब कि माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए तो जरा, इस बार यहाँ a क्या हो गया है, माइनस, और ये कैसा हो गया, प्लस। ठीक है, जब ये माइनस इस p के पास जाएगा, ये कापेगा और ये वर्क नहीं करेगा। नेगेटिव प्लस के पास, p के पास जाएगा, नेगेटिव p के पास जाएगा, तो ये कोई भी वर्क नहीं करेगा। और यहाँ से कौन जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव मिल रहा है, मतलब कि ये किस में आ गया इस बार, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस होता है जब p में नेगेटिव जोड़ देते हैं, तो रिवर्स बायस में हम लोग जानते हैं कि वो वर्क नहीं करता। तो बच्चों हमें जो ये वाली वेव्स होगी ना, वो नहीं मिलेगी, ये हमें यहाँ से यहाँ तक कैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मतलब यहाँ तक तो ऐसे, फिर ऐसे मिलेगा। आई बात समझ में? फिर अगेन ये यहाँ से लेकर t से लेकर यहाँ तक हमने वापस भेजा, 3t/2 तक वापस भेजा। फिर क्या हुआ, जब हमने इसको 3t/2 तक भेजा तो प्लस से माइनस, मतलब ये कैसा हो गया प्लस, ये कैसा हो गया बच्चों माइनस, प्लस के पास p गया, ये चालू, क्या बन गया, अग्र बायस, फॉरवर्ड बायस, क्योंकि प्लस के पास प्लस p जाता है तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड बायस बनता है, और इसने वर्किंग कर दी क्या, स्टार्ट। ठीक, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी एज इट इज। क्लियर हुआ यहाँ तक की बात? ठीक, दूसरी चीज देखो, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, मतलब कि फिर यही वाली बात है, फिर नहीं मिलेगा और फिर ये मिल जाएगा हमें ऐसे। ठीक है, तो मतलब देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देख लो हम लोगों को इसने वेव्स कैसे दे दी है, हाफ में दे दी है, हाफ वेव्स दे दी है। देख लो अब ये AC से DC में कन्वर्ट हो गया। DC क्या होता था हमारे पास में, जो समय के साथ परिवर्तित ना हो, जो टाइम के साथ चेंजेस नहीं हो, उसे हम बोलते हैं DC करंट, और जो टाइम के साथ चेंज हो उसे क्या बोलते हैं, AC। हमें AC से क्या मिल गई बच्चों, DC मिल गई है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको मैं लिख देती हूँ V आउटपुट, जो यहाँ में लोड के समांतर मिल रही है, और V आउटपुट में जो ये वाली वैल्यू मिल रही है उसे हमने कहा फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस में ये वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें हमने अभी ये समझा कि कोई भी AC करंट को या AC वोल्टेज को हम लोग हाफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हमें DC को कैसे देगा। तो यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये देखिए, जब V आउटपुट वोल्टेज हमें कहाँ मिल रही है, पॉजिटिव टाइम पे मिल रही है ना, तो मैं इसी में करंट भी बना देती हूँ। ठीक, करंट कैसी मिलेगी, वो हमें करंट कैसी मिलेगी, वो भी हमें इन वाले टाइम्स के लिए क्या हो जाएगी बच्चों, मिल जाएगी। ठीक है, बाकी इनमें जब पोटेंशियल ही जीरो है, V कैसा है, सेम है, तो V इज इक्वल्स टू IR, I कैसा होगा, ज़ीरो हो जाएगा उन टर्म्स में। मतलब ये हमें कहाँ तक से कहाँ तक मिल रही है, सिर्फ 0 से t/2 मिल रहा है, t से 3t/2 मिल रहा है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम इसके बाद में करंट फाइंड आउट करने के लिए। राइट, करंट देखो कैसे निकालते हैं। करंट के लिए मैं इसको एक सिंपल सर्किट में, अच्छा ऐसे करते हैं, पहले हम लोग लिखना ही स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो करंट चलो निकलवा देती हूँ एक बार ना। आपको दिख कहाँ तक रहा है, पहले तो ये दिख रहा है यहाँ तक ना। देखिए बच्चों, करंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ हमें एक प्रतिरोध पता है RL दे रखा है,
यहाँ प्रतिरोध हमने कहा क्या दे रखा है, RF, किसके करस्पॉन्ड दे रखा है, ये वाला प्रतिरोध है रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डेंस दे रखा है, ठीक है। और सेकेंडरी के करस्पॉन्डेंस जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस दे रखा है RS दे रखा है। तो देखिए एक बार जरा, ये कुछ ऐसा बना हुआ है RS, यहाँ डायोड के लिए कौन सा प्रतिरोध आ गया बच्चों, RF, और यहाँ कौन सा प्रतिरोध आ गया स्टूडेंट्स, RL, लोड प्रतिरोध, ठीक है। इन तीनों में इंटरनल है ये, है ना, RF, RS, RL। आपसे पूछा जाए इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, REQ, ठीक है। आपको दिख रहा है ये तीनों किस में है, सीरीज में है, श्रेणी में है। तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, RS प्लस RF प्लस में RL, ये वैल्यू हो गई इसकी, ठीक। जब हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हम कहेंगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन में R, और V कितना दे रखा है, VM साइन ओमेगा T दे रखा है। देखो करंट क्या होता है, V अपॉन R, V कितना दे रखा है, VM साइन ओमेगा T, रेजिस्टेंस इन तीनों को जोड़ दो, RF प्लस RS प्लस में RL, ठीक है। तो हमें कुछ करंट इसकी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अच्छा ऐसे करते हैं, इसको साइड में लिख देती हूँ मैं। करंट कितना मिला, VM साइन ओमेगा T। बच्चों RF और RS को हम एक वैल्यू दे देते हैं, जिसको हमने नाम दे दिया, सपोज कीजिए R, तो ये क्या बन गया, R प्लस में R, और VM को इसको एक एम्पलीट्यूड के रूप में दे देते हैं IM, तो ये क्या बन गया, I इज इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा T, और ये वैल्यू किसकी आ गई, करंट की, किसके फॉर्म में, सेकेंडरी वोल्टेज के फॉर्म में। किसकी मिल गई वैल्यू हम लोगों को स्टूडेंट्स, ये करंट की, ठीक है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो देखिए ऐसा करते हैं, ये वाला जो लेक्चर हुआ हमारा सिर्फ ये समझने के काम आया था। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफायर पूछ लिया जाता है। नहीं समझ आया तो एक बार वापस रिवर्स से वीडियो को देखो वापस से, नहीं फिर भी नहीं समझ आता, कोई दिक्कत होती है तो हम है ही हैं, ठीक। टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, लिखवाएंगे उसमें कंप्लीट कीजिए, नोट्स तो लिख रहे हैं अपन, और बुक से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको राइटिंग वाला काम इसका नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी हमारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला काम हुआ है, राइट। थैंक यू।